हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट आपको क्या है पता है आपको, एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अपने को लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। आप या तो आपको ये प्लांट में मिलेगा या फिर ये एनिमल के अंदर मिलेगा। तो ये वैसे फ्रीली अवेलेबल नहीं रहता, ये सिर्फ एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। और ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये अपने को एनर्जी देता है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है कार्बोहाइड्रेट। और ये जब अपने बॉडी के अंदर मिलता है अपने को किसी फूड के थ्रू, तो ये अपने को क्या देता है, एटीपी देता है। और एटीपी आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज ए एनर्जी फॉर्म है, जो हम जो भी वर्क करते हैं इस एटीपी के थ्रू ही करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं वो सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, या फिर पॉलीमर फॉर्म में स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज, कुछ भी हो सकता है। बट फाइनली होता क्या है कि उसका मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है कि अपने को एटीपी फॉर्म होती है और एटीपी से हम उस एनर्जी को कंज्यूम करके अपना वर्क डन करते हैं। अब हम थोड़ा बहुत ऊपर से सुपरफिशियली कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। वैसे ये क्लासिफिकेशन हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट के काफ़ी सारे टेस्ट भी पढ़ेंगे और उनके बारे में, उनका क्लासिफिकेशन, ओरिजिन वगैरह कहाँ से मिलता है, वो सब हम कोग्नोसी में पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ एज ए बायोकेमिस्ट्री हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, उनकी डिफरेंट साइकिल लाइक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये सब पढ़ने वाले हैं। बट सुपरफिशियली मैं क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज ए कॉम्प्लेक्स। नाम से पता चल रहा है ये सिंपल शुगर है। इनके अंदर अगर फार्मूला देखोगे सिंपल शुगर का, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। इसके अंदर एग्जांपल आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, फ्रुक्टोज है और ग्लैक्टोज है। ये है मोनोसेक्राइड। ये थोड़े खाने में स्वीट रहते हैं। जब हम दो मोनोसेक्राइड को कंबाइन कर लेते हैं ऐसे, तो ये क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड बनाते हैं। एग्जांपल इसका है माल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माल्टोज, ये जो आपको दिख रही है माल्टोज, इसके अंदर दो मोनोसेक्राइड हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ग्लूकोज रहते हैं। इसी तरह सुक्रोज के अंदर फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज रहते हैं, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज रहते हैं। तो कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। वैसे हम डिस्कशन करेंगे इनके बारे में जब हम पूरा अच्छे से कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। सपोज करो ऐसे मोनोसेक्राइड बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं, बट लेस देन 10 जब मोनोसेक्राइड कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। इसका एग्जांपल रेफिनोज है और दूसरा ये स्टारनोज है। तो रेफिनोज आप याद कर लो नाम। अगर ऐसे मोनोसेक्राइड बहुत सारे मिल जाते हैं और मोर देन 10 हो जाते हैं मोनोसेक्राइड, तब हम उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है स्टार्च, जो अपने को राइस के अंदर मिलता है, ग्लाइकोजन, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत सारे कंबाइन होकर ग्लाइकोजन बनाते हैं, मसल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह आपने सेलुलोज सुना होगा, डेक्स्ट्रोन सुना होगा। जो ये सारे हैं ये क्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी मोनोसेक्राइड की यूनिट अंदर अटैच रहती है। अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का सिंपल क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया है। अभी सपोज करो आप जो भी खाना खा रहे हो, तो उसके बाद फाइनली होगा क्या, भले आप पॉलीसेक्राइड ले रहे हो, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, अपने बॉडी के अंदर सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होंगे, सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये ग्लूकोज है, इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, एटीपी। और उसी से हम वर्क डन करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है या बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो एटीपी के थ्रू ही होती है। तो फाइनली हम अब क्या करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट की पहली जो साइकिल है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अब ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या करेगा, वो अपनी बॉडी में सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होगा और ब्लड वेसल के थ्रू ये बॉडी के सेल के अंदर आ जाएगा। डिफरेंट ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपनी बॉडी के सेल के अंदर आ जाएगा। सेल में आपको मालूम है न्यूक्लियस रहता है और क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, डिफरेंट ग्लूकोज के रिसेप्टर रहते हैं, ग्लूट बोलते हैं जिनको, GLUT, ग्लूट 1, 2, 3, 4, ये सब मैं डायबिटीज़ में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो ग्लूट रिसेप्टर है, इसके थ्रू ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अपने सेल के अंदर आ जाएगा। सपोज करो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर आ गया।
अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये अपनी बहुत बड़ी सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे आ गया है। तो आपको पता है न्यूक्लियस के बाहर जो भी चीज़ें रहती है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ग्लाइकोलिसिस हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है वो अपने बॉडी में कहाँ पे स्टार्ट होती है, तो ये बॉडी की हर सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। एग्जाम में क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑप्शन रहेगा, न्यूक्लियस भी रहेगा और भी सेल ऑर्गन हो सकते हैं, बट आपको याद रखना है ये किस में स्टार्ट होती है, ये साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होती है। और जितनी भी बॉडी की सेल है वो सारी ग्लाइकोलिसिस से ही निकलती है, क्योंकि ग्लूकोज का पहला जो मेटाबॉलिज्म वाला साइकिल है, पाथवे है, वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस आपकी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी हो सकता है ये ग्लाइकोलिसिस। एटीपी कितनी क्या क्या बनेगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर बात करूं मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे चलता है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके इसमें इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो अपने को फाइनली क्या मिलता है, एक पायरुविक एसिड मिलते हैं दो। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं, दो मिलते हैं, प्लस अपने को आप 10 एटीपी मिलती है, बस दो कंज्यूम हो जाती है, तो आपको नेट 8 एटीपी गेन होती है। ये आपको लास्ट में पता चलेगा जब मैं आपको साइकिल पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको ये याद रखना है कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे अपने सेल के अंदर स्टार्ट होती है, तो अपने को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बनेंगे, और उस पायरुविक एसिड में अपने को एटीपी भी मिलेगी। 10 एटीपी बनती है, दो कंज्यूम हो जाती है, तो नेट अपने को 8 एटीपी का क्या रहता है, बेनिफिट्स रहता है। तो ये अभी आप याद रख लो। अब हम पढ़ेंगे इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल है। तो सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुका है, ये आप देख रहे हो, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करेगा। उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, इसी को हम ग्लूकोकाइनेज भी बोल सकते हैं। तो याद रखना, जब भी कोई एंजाइम जिसका नाम हो काइनेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ये काइनेज एंजाइम जिसके ऊपर एक्ट करेगा वहाँ पे क्या करेगी, ये फास्फोरस ग्रुप का एडिशन कर लेगा। तो देखो ग्लूकोज के ऊपर एक एंजाइम एक्ट कर रहा है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। तो ये हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, इसी को हम ग्लूकोकाइनेज भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जो ग्लूकोज का 6 नंबर का कार्बन है वहाँ पे क्या लगा देगा, फॉस्फोरस ग्रुप लगा देगा, इसीलिए इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम करता है, तो वो काइनेज करता है, और काइनेज एंजाइम ही क्या करता है, फॉस्फोरस ग्रुप लगाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एटीपी कंज्यूम हो रही है, एक एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, एडीपी में, मतलब यहाँ एनर्जी लग रही है इस रिएक्शन में। इसके बाद देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आपको मालूम है ग्लूकोज क्या है, एल्डो शुगर है, और फ्रुक्टोज क्या है, आपका कीटो शुगर है। तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटो में, मतलब ये आइसोमेरिक फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी वजह से बीच में जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम का नाम होता है आइसोमरेज। तो आपको याद रखना है कि तो ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन वो किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये जो रिएक्शन दिख रही है आइसोमरेज वाली, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। पर अगर आप पहली वाली जो रिएक्शन देखोगे, ये क्या है, आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर अब देखो आप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है फ्रुक्टोज काइनेज। ये जो फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है ये क्या करेगा, काइनेज लग गया मतलब क्या है, फॉस्फोरस ग्रुप का एडिशन करेगा। तो ऑलरेडी 6 पोजीशन पे तो फॉस्फोरस है, बट 1 पोजीशन पे एक और फॉस्फोरस लग जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो अब देखो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये काइनेज एंजाइम लगा, और रिएक्शन आपकी क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ पे भी फिर से एक एटीपी कंज्यूम हो रही है, मतलब देखो 2 एटीपी कंज्यूम हो गई, एटीपी बन नहीं रही है, एटीपी कंज्यूम हो रही है। अब आप देखोगे कि ये जो बन गया फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 1 पोजीशन पे फॉस्फोरस ग्रुप है और 6 पोजीशन पे क्या है, फॉस्फोरस ग्रुप है, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 6 कार्बन है। अब देखो होता क्या, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एल्डोलेज।
ये जो एंजाइम है एल्डोलेज, ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करता है। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 कार्बन है उसको 3-3 कार्बन में ब्रेक डाउन कर लेगा। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 2 ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा। कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप देखो कि डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक बनता है डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बनता है ग्लिसरल्डाइड 3 फॉस्फेट। और फाइनली होता है क्या, ये जो आपको बना है डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम है म्यूटेज। उस एंजाइम से वापस ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लिसरल्डाइड 3 फॉस्फेट। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि अपने को इस पाथवे के बाद नेक्स्ट अपने को जो 2 चीज़ें मिली वो क्या है, 2 मॉलिक्यूल मिले किसके, ग्लिसरल्डाइड 3 फॉस्फेट के। अब क्या होगा, ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है मतलब 3 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये इसके ऊपर एक और ग्रुप लग जाएगा फॉस्फोरस का। अभी होता क्या है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसराइड बनता है। क्या बनता है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसराइड। अब इसके बीच में हो क्या रहा है कि देखो एक NADA कन्वर्ट हो रहा है NADH में। NADA किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH में। अब आप देखो कि एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट कर रहा है NADH को NADH में, तो यहाँ पे कितने, 2 हैं। तो अल्टीमेटली मैं मान के चलूँगा कि यहाँ पे 2 NADH कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 2 NADH में हो रहा है, NADH में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपको मान के चलना है 2 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो देखो क्या हो रहा है कि 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे ADP से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है, यहाँ पे एनर्जी गेन हो रही है। तो देखो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ ATP भी कितनी बनेगी, 2 ATP बनेगी। यहाँ NADH भी कितने बने, 2 बने। इसके बाद क्या हो रहा है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। एंड देन क्या हो रहा है, एक एंजाइम इनोलेज फिर से आता है, इनोलेज एंजाइम फिर से नहीं आ रहा है, पहली बार ही आ रहा है। फिर क्या बनाता है, फॉस्फो इनोल पायरुवेट बनाता है। और देन ये फॉस्फो इनो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। कितने मॉलिक्यूल है पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक ADP से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। इस स्टेप में भी क्या बन रहा है आपका, ADP से ATP बन रहा है। तो देखो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ATP यहाँ बन गए और 2 यहाँ बन गए और 2 यहाँ पे 2 NADH बन गए, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में एक NADH बन रहा है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 बनेंगे, या एक मॉलिक्यूल में एक ATP बन रहा है तो एक्चुअली मॉलिक्यूल कितने, 2 है तो 2 बनेंगे। और लास्ट में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो यहाँ पे 2 ATP। तो टोटल ATP देखते हैं, देखो कि ये जो NADH है, NADH ये फाइनली ETS में जाके अपने को 3 ATP देता है। ओवरऑल अपने पास कितने NADH बने, 2 बने। तो टोटल ATP कितनी होगी अपने पास, 6। और आपको पता है 2 यहाँ पे ATP बनी है और 2 यहाँ पे बनी है, तो 6 + 4 कितनी हो गई, 10 ATP। टोटल कितनी ATP बनी है अपने ग्लाइकोलिसिस में, 10। और कंज्यूम कितनी हुई, तो देखो एक यहाँ पे कंज्यूम हो रही है और एक यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। तो ओवरऑल कितनी ATP कंज्यूम हो गई, तो 2 कंज्यूम हो गई। तो 2 माइनस करेंगे तो नेट गेन कितना हुआ, 8। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन पूछ रहा है ओवरऑल ATP कितनी बनती है, तो 10 बनती है, पर नेट ATP कितनी गेन होती है, तो अपने को 8 ATP गेन होती है। फिर से आप एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपनी सेल के अंदर आ जाता है और वहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है काइनेज। ये काइनेज एंजाइम क्या करता है, ये फॉस्फोरस ग्रुप का एडिशन करता है, बट ये एनर्जी भी लेता है। तो देखो ATP से ADP बना और प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 पोजीशन के कार्बन के ऊपर फॉस्फोरस ग्रुप लग गया। फिर यहाँ एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है आइसोमरेज। वो क्या करता है, इस एल्डिहाइड शुगर को कीटो शुगर में कन्वर्ट करता है। बेसिकली मैं बोलूँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन इरिवर्सिबल थी। और इसके बाद क्या होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वापस कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। तो मतलब एक और फॉस्फोरस ग्रुप लग रहा है 1 पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा, काइनेज होगा। और यहाँ पे भी ATP का क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, मतलब खर्च हो रही है ATP। अब देखो एल्डोलेज एक एंजाइम मिलता है जो क्या करता है, ये जो 6 कार्बन वाली शुगर है फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, इसको 2-3 कार्बन में ब्रेक कर लेगा।
तो कौन कौन से तीन तीन कार्बन के दो शुगर होंगे, एक होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और अल्टीमेटली होता है क्या है, ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, थोड़ी देर बाद ये भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। किस एंजाइम की हेल्प से, म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से। और अल्टीमेटली यहाँ पे बनता क्या है, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनते हैं। और ये जो अब रिएक्शन चल रही है, ये पूरी नीचे वाली रिएक्शन 2 बार रिपीट होगी। तो अभी हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। दोनों ही किस क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे 1,3-बाईफॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएंगे। तो जिससे क्या होगा, 2 NADA कन्वर्ट होंगे 2 NADH में। देन इसी तरह ये 1,3-बाईफॉस्फो ग्लिसरॉल्ड के 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फो ग्लिसरॉल्ड में। और यहाँ पे ATP बनेगी, ये भी कितनी बनेगी, 2 बार बनेगी, 2 ATP बनेगी। इसी तरह ये 3-फॉस्फो ग्लिसरॉल्ड किस में कन्वर्ट होंगे, 2-फॉस्फो ग्लिसरॉल्ड। जिससे क्या होगा, ढंग से देखोगे तो यहाँ पे कोई ATP नहीं बन रही है, बट ये 2 मॉलिक्यूल है। फिर ये 2 फॉस्फोग्लिसरॉल वापस 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 फॉस्फोइनोपाइरुवेट। और देन 2 फॉस्फोइनोपाइरुवेट बनाएंगे 2 पायरुविक एसिड। और यहाँ पे 2 ATP बनेगी। तो अल्टीमेटली देखो, एक NADH कितनी ATP देता है, 3। तो 2 बने तो 6 ATP, 6 2 2 हो गए 10 ATP, और 2 ये हो गई कंज्यूम। तो मतलब नेट ATP कितनी बनी अपने को, 8। हुआ क्या, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड देता है अपने को। और ये जो पायरुविक एसिड है, ये आगे जाके एसिटाइल को बना के ये क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके बहुत सारी ATP अपने को देता है। अब देखो, ये जो रिएक्शन है ये एरोबिक कंडीशन के अंदर है। सपोज करो ये रिएक्शन किसके अंदर है, एरोबिक के अंदर है। बट अगर यही रिएक्शन अगर एनएरोबिक कंडीशन है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये रिएक्शन हो, एरोबिक कंडीशन में तो अपने को ये 8 ATP देता है। पर अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंट की कंडीशन में ये रिएक्शन हैपन हो, उस कंडीशन में अपना लास्ट प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। और ओवरऑल जो अपनी ATP बनती है वो 2 ATP बनती है। तो आपको याद रखना है कि एरोबिक कंडीशन के अंदर तो अपने को 10 ATP मिलती है, बट एनएरोबिक कंडीशन के अंदर अपने को 2 ही ATP मिलती है अपने को। और फाइनल लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो आपको पता है, जब आप लोग कभी कभी जिम करते हो, बहुत सारी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, और ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा मसल को, तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की एब्सेंट में चालू हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्लाइकोलिसिस चालू होगी तो ATP तो कम बनेगी, बट लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन जाएगा। और लैक्टिक एसिड क्या होगा, अपनी मसल के अंदर फटीग पैदा करता है। तो इसीलिए हम जब जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद अपने को क्या थकावट महसूस होती है 1-2 दिन। उसका रीज़न यही है क्योंकि अपने बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लग जाता है। तो आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे अच्छे से याद हो गई होगी। आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि देखो, ये थाइनोस से आप जानते हो, थाइनोस ऐसे प्लेनेट में रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहती है। तो ये थाइनोस की बेटी इसको पूछती है, डिड यू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, तुम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो ये बोलता हाँ। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी बेटी पूछती है, तो 2 ATP। मतलब क्यों, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो 2 ATP मिलेगी, है ना। तो ये जस्ट जोक था। तो आई होप कि आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो इसका वीडियो आएगा उसमें हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, फिर हम HMP शंट पढ़ेंगे, और फाइनली लास्ट में हम ETS के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे वीडियो को। थैंक यू।